हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आकांक्ष आत्रे और आज हम अपना जो क्लास 10th आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें हमने आपके इस चैप्टर का नेशनलिज्म इन इंडिया जो कि चैप्टर नंबर 3 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। उस वीडियो का लिंक तो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये चैप्टर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ 9 AM के लिए। आपसे मिलूंगा बाद में। ऑल द बेस्ट। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस टॉपिक में ना आज हम क्या पढ़ेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, जो ये नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट है ये तो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक भी आपकी डिटेल में एक्सप्लेन है। यहाँ पर तो इस पैराग्राफ में तो इनके बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन हाँ, द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि इंडिया में तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके क्या क्या सर्कमस्टांसिस इंडिया में हुए थे, क्या क्या प्रभाव उसके पड़े थे इंडिया पर, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी वो चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है मैं कहूँगा, क्योंकि उसमें इस चैप्टर का जो एक तरह से एक मूवी का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, जिस एक नींव की बेसिस की तरह पे वो आपकी वीडियो है, क्योंकि उसमें नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हमने बात की थी, कैसे कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है इंडिया में वो डेवलप होती है, उसके बारे में हमने बात की थी। इससे पहले भी हमने चैप्टर नंबर 1 जो था आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वहाँ पर भी हमने नेशनलिज्म के बारे में बहुत बातें की थी, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है अब वो उभरने जा रही थी, यानी बनने जा रही थी। इससे पहले यहाँ पर नहीं हुआ था ऐसा। नेशनलिज्म, कोलोनियलिज्म, नेशन स्टेट्स, इन सभी का मतलब मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। उन सभी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर तभी समझ में आएगा। नेशनलिज्म एक तरह से एक टर्म है, इस टर्म की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इसको कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इसकी कुछ चुनिंदा है जो लिखी हुई डेफिनेशन है, वही मैंने आपको बताई थी, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि आपके फीलिंग, आपके देश के प्रति, आपके नेशन के राष्ट्र के प्रति जो फीलिंग होती है, जो प्राउड महसूस होता है, वो एक तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग है। या फिर किसी जाति या फिर संस्कृति या भाषा के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जो कोई परिकल्पना करता है ना, उसको भी आप एक तरह से नेशनलिज्म कह सकते हो। फिर मैंने आपको नेशन स्टेट के बारे में बताया था। नेशन स्टेट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको। नेशन स्टेट जैसे कि आप पहले ही जानते हो, जब कि इंडिपेंडेंट नेशन नहीं हुए थे, यानी डेमोक्रेसी कहीं पर भी नहीं थी, उससे पहले जो राजाएं थे उनकी वंश जो थी, पीढ़ियाँ थी, उनके ही वहाँ पर वो एरिया यानी वो रीजन गवर्न किया जाता था। लेकिन बाद में ये नेशन स्टेट यानी किसी कल्चर फिर आपके लैंग्वेज के आधार पर एक तरह से इनकी सीमाएं रख दी गई, इन्हें एक इंडिपेंडेंट नेशन कर दिया गया, जहाँ पर वहाँ पर एक अलग अलग ग्रुप के पीपल, अलग अलग भाषा के पीपल एक साथ रहते हों। उसके बाद कॉलोनीज के बारे में यहाँ पर एक टर्म आई थी, कॉलोनीज। ये कॉलोनीज नहीं होती जहाँ पर हम रहते हैं। कॉलोनीज का मतलब यहाँ पर कुछ हो रहा है। कॉलोनीज का मतलब होता है जब किसी एक कंट्री पर किसी दूसरी कंट्री द्वारा कब्जा किया जाए, यानी एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री का गुलाम बन जाए। one country is subjugated by another, then the country which has been subjugated by the other country is known, यह is termed as colonies। जैसे कि हमने दो एक एग्जांपल भी पढ़े थे, इन इंडिया, वियतनाम, और आप एग्जांपल ले सकते हो साउथ अफ्रीका। ये क्या थी, ये कॉलोनीज थी, यानी कि गुलाम थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। ये सभी तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे इंडिया में डेवलप हुई और उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। वही चीज़ हम आज पढ़ेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, अपने फर्स्ट वर्ल्ड वार से। फर्स्ट वर्ल्ड वार आप जानते ही होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारे देश में तो नहीं हुआ था, मतलब हमारे लिए तो हमने नहीं लड़ा था। ये लड़ा गया था ब्रिटिश द्वारा। किन दो पावर्स के बीच, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर्स के बीच में जो आपका था फर्स्ट वर्ल्ड वार वो लड़ा गया था। कौन से ईयर में, ये 1914 से 1918 तक जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार है ये हुआ था। देखिए ये डेट आप याद कर लीजिए। वैसे डेट पर इतना आप फोकस मत करना याद करने के लिए, याद तो करनी है लेकिन आपको फैक्ट्स समझने हैं। अगर आपने स्टोरी समझ ली तो आपकी डेट्स याद हो जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 की बीच हुआ था, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर के बीच में। यानी एलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्रीज आती थी, हमारा ब्रिटेन आता था, ब्रिटिश आते थे, और भी कंट्रीज थी, फ्रांस वगैरह। और सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी और जर्मनी थी। ये सभी कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1940 से 1918 के बीच, जिस पीरियड को उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा है। अब चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, बताया था मैंने आपको, हम भी थे और वियतनाम और साउथ अफ्रीका और भी कंट्रीज थी जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, यानी कि एक तरह से गुलाम थी।
अब होता क्या है, उसका हमारे पास क्या क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार का, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मैंने आपको अब तक सब कुछ रिवाइज करा दिया है। आप सोच रहे होंगे कभी काफ़ी बड़ा इंट्रो नहीं हुआ है, बहुत कुछ रिवाइजन करना था, क्योंकि इससे आगे अगर ये नहीं समझे आप, शायद ही आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। इन द ईयर्स आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मॉडल्स ऑफ स्ट्रगल्स। जैसे कि 1919 के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग न्यू एरियाज, जो नेशनल यानी राष्ट्रीय आंदोलन थे वो पूरे नए नए क्षेत्रों में एक तरह से फैलने लगे थे। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, उनमें जो नए नए सामाजिक ग्रुप्स थे, समुदाय थे, वो भी उनमें जुड़ने लगे थे। एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और उन सभी ने क्या किया, उन सभी ने संघर्ष के एक तरह से नए नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए, यानी अपने मूवमेंट के लिए नए नए रास्ते उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, अब हम इन डेवलपमेंट्स को, यानी कि एक तरह से इस क्रांति को जो हमारे देश में आज़ादी से पहले हुई थी, उस सभी को कैसे समझेंगे। व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे है, और उनका हमारे पास क्या क्या प्रभाव पड़ा, हम वो कैसे समझेंगे। तो चलिए उसको फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। बस इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार का मतलब क्या है, अगर कहीं पर भी आप अपनी खुद की जनरल नॉलेज से खुद समझिए। एसएसटी में जो आपकी हिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, थोड़ा खुद भी कॉमन सेंस लगाइए। अगर कहीं पर भी युद्ध हो रहा है तो उसके आप पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, या फिर आप कहीं पर लड़ने जा रहे हो तो उसमें सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमिक, यानी कि आपकी जो आर्थिक है, आपकी जो धन संपत्ति है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि युद्ध के लिए अब ऐसा तो नहीं है कि आप खुद चले गए और भाई पूरी सेना से लड़ रहे हो, उसके लिए हथियार भी चाहिए, आर्म्स भी चाहिए, बम वगैरह भी चाहिए, समझ गए ना। और कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी जो आपके विपक्षी दल होते हैं वो भी आप पर प्रभाव डालते हैं, कुछ राजनीतिक समस्याएं भी होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि अगर युद्ध होता है तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, आपकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन पर फर्क पड़ता है। अगर एग्जाम में आता है ना, तो आप ये लिखने की बजाय कि हमारी जो संपत्ति है, धन है, या फिर हमारे जो ग्रुप्स हैं, पर आप ये टर्म यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो आपके एग्जाम में अगर आप लिख कर आते हो आंसर में तो एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमिक, सोशल वगैरह जो कल्चरल रिलेटेड टर्म होती है ना, इनको अच्छे से आप बनाना सीख लीजिए लैंग्वेज के तौर पर, क्योंकि एग्जाम में लिखनी पड़ सकती हैं। इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब होता क्या है, अब जब युद्ध हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा है, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। वो क्या करेंगे, अगर हम ही खुद लड़ने जा रहे हैं तो हम अपनी ताकतें बढ़ाएंगे। कैसे, हम अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बनाएंगे। आप इंडिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर इंडिया पर कोई आक्रमण करता है तो उसके पास जितनी ताकतें हैं, मतलब जितनी शक्तियाँ हैं वो जितनी है, वो अपनी शक्तियों को और बढ़ाना चाहेगा। और बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ खर्च करना पड़ेगा, उसको कुछ हथियार खरीदने पड़ेंगे, यानी कि उसको डिफेंस में, अपने शील्ड में, यानी कि खर्च करना पड़ेगा अपनी सेल्फ डिफेंस को इंक्रीज करने के लिए। विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स। अब इतनी बड़ी धनराशि आएगी कहाँ से, आप सभी जानते हो कि वार लोन्स होते हैं, यानी युद्ध के लिए कोई भी अगर चाहता है तो लोन ले सकता है। एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, और उस लोन को चुकाने के लिए वो क्या करेगा, वो अपने ही जितने भी उसका एरिया है, जितना भी उसका रीजन है, यानी उसकी बाउंड्रीज है, उन सभी पर क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा। सिंपल सी चीज़ है, तो आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड। कस्टम ड्यूटीज, जो कि मैंने आपको बताया, कर लगान, वो अपनी जनता पर लगान बढ़ाएगा। वर रेज्ड एंड इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड, और जो सरकारी कर्मचारी है उन पर जो टैक्स लगता है उसको वो इंट्रोड्यूस करा देगा। आगे क्या होगा, थ्रू द वॉरियर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड। वही बात है, वॉरियर्स यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का पीरियड था 1914 या 1913, आपके एनसीईआरटी में 1913 से दिया हुआ है। इस पीरियड के दौरान क्या हुआ था कि जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो गए थे। प्राइसेस किन के लिए, जो हमारे फूड कमोडिटीज़ है, यानी हमारी जो भी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हम सामान, उन सभी के प्राइस बढ़ने लगे थे। डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918, यानी इस पीरियड के दौरान इनके प्राइस एकदम से डबल हो गए थे, दुगने हो गए थे। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द, और जो आम आदमी थे उन्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, यानी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स के हम कॉलोनीज थे, यानी हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, तो वो तो युद्ध के लिए चला गया था, तो वो अपनी जितनी भी उसकी ज़रूरतें थी युद्ध के लिए, चाहे वो आर्म्स हो, हथियार हो, या फिर और कुछ भी, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर सैनिकों के बारे में भी, वो सभी क्या करेगा, वो अपने गुलामिक देशों पर उन सभी का बोझ थोप देगा। सेम उस तरीके से उसने अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए, अपने टैक्स के लिए, यानी लोन्स के लिए, अपने जो गुलाम देश थे उन सभी पर
टैक्स बढ़ा दिया था, जिसके जरिए वहाँ के जो लोग थे उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। अब वार्स का जो इसने कॉलोनीज पर दुष्कर्म किया एक तरह से, पहले तो क्या था, उसने टैक्स बढ़ाई, दूसरा क्या था, विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। विलेज यानी जो गांव थे उनको कहा गया था कि उनको सोल्जर्स की सप्लाई करनी है, यानी उनको सैनिकों की भर्ती करानी है। एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, इंपॉर्टेंट है मैं, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, जबरन भर्ती, यानी कि आपके सेना में किसी जबरन भर्ती कराना नए सैनिकों की, किसी भी इलाके पर जाकर उसको धमका कर जैसे भी तैसे भी आपको सिर्फ कुछ भी करे लेकिन आपकी सैनिकों की भर्ती होनी चाहिए, उसको फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कहते हैं। ए प्रोसेस बाय विच ए कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू जॉइन द आर्मी। कॉलोनियल स्टेट मतलब कि आप एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का, ठीक है, आगे समझ में। अब आगे क्या होता है, देन इन 1918 नहीं अभी तो रह गया, इन रूरल एरियाज कोज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। अब इससे क्या होता है, अगर आपको कोई जबरदस्ती आपके मन इच्छा के बिना आपको कुछ काम करने के लिए कहेगा तो आपको गुस्सा आएगा। वही बात हुई कि वहाँ पर भी गुस्से की भावना, जहाँ पर जिस भी इलाके से फोर्स रिक्रूटमेंट कराने लगे वहाँ पर जो लोग थे वो उनका गुस्सा बढ़ गया था। देन इन 1918 to 1909 एंड 1920 to 21 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडिया में नहीं हो रहा, ब्रिटेन में हो रहा है, लेकिन ब्रिटेन अपने युद्ध की डिमांड्स को पूरा कराने के लिए अपनी कॉलोनीज पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप अभी तक समझ गए या नहीं समझे, समझ गए ना। हम इंडिया एक तरह से गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिशर्स तो लड़ने के लिए थे युद्ध, लेकिन उसकी जो जरूरतें थी वो अपनी इन कॉलोनीज से पूरा करा रहा था, जिसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पर पड़ रहा था। पहला क्या हुआ, टैक्स बढ़ गया, दूसरा क्या हुआ, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होने लगा, तीसरा क्या हुआ 1918 1919 से 1920 और 21 तक जो हमारी क्रॉप्स थी, खेती थी, वो एक तरह से खराब हो गई थी, फेल्ड हो गई थी इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे पार्ट्स में। अब क्या होगा, आप जानते ही हो, अगर क्रॉप कहीं पर फेल हो जाती है तो उससे क्या होगा, फूड शॉर्टेज होगी, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। वही बात है, उससे क्या प्रभाव पड़ा, उससे जो हमारे खाद्य संपत्ति थी उस पर प्रभाव पड़ा, वो उसकी शॉर्टेज हो गई। दिस वाज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अब होता क्या है, अब फूड शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, भुखमरी फैलेगी, या आप कह सकते हो एपिडेमिक यानी महामारी फैलेगी। तो एक फ्लू फैल गया, इन्फ्लुएंजा फ्लू फैल गया इंडिया में, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब महामारी। तो फूड शॉर्टेज के कारण भुखमरी फैली और उससे इन्फ्लुएंजा एक फ्लू है वो एपिडेमिक यानी एक महामारी फैल गई हमारे इंडिया में। होता क्या है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921 1921 के सेंसस के दौरान 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड द एपिडेमिक। अब इसका जो सबसे एक तरह से बुरा दुष्प्रभाव हमारे देश पर पड़ा वो क्या हुआ कि 1921 के सेंसस के जो बात थी, मतलब उसके अनुसार 120 लाख से 130 लाख के करीब, यानी 120 से 130 लाख के करीब में, यानी 12 to 13 मिलियन जो पीपल थे यानी लोग थे, पेरिश एज रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड एपिडेमिक, वो एक तरह से शिकार हो गए थे इस महामारी और एक तरह से भुखमरी का, जिसके कारण उन सभी को उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी या फिर उनका शिकार होना पड़ा। पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर। अब होता क्या है, अब जो लोग थे वो आस लगाए बैठे थे, यानी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब वार ख़त्म होगा तो हमारी जो ये मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बट दैट डिड नॉट हैपन, मतलब कि फिर ऐसा नहीं हुआ, यानी जो वो उम्मीद करे बैठे थे उनकी उम्मीद पर ऐसा, उनकी उम्मीद जैसा कुछ भी नहीं वहाँ पर हुआ यानी उनके हालात जैसे थे वैसे ही बने रहे, कुछ सुधार उस हालात में नहीं हुआ। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। अब होता क्या है, अब इंडिया में एक नए हीरो की एंट्री होती है, यानी कि अब हम मुसीबत में है तो हमें मुसीबत से निकालेगा कौन, आपका एक सुपर हीरो। अब हमारे इस मूवी में, मैं चैप्टर को मूवी बोलता हूँ क्योंकि एक स्टोरी है और स्टोरी हमेशा मूवी होती है, आप मूवी के तौर पर पढ़े बड़ा मजा आएगा तो हमारे इस हमको मुसीबत से निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर सुपर हीरो की हमारी एंट्री होगी। वही भी यहाँ पर आपको बात की है, एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, जो कि हमें बताएगा कि हमें कैसे नया इस तकलीफ, दिक्कत और मुसीबतों के खिलाफ लड़ना है। तो चलिए इससे आगे के जो टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो आपका आज का टॉपिक था कि देखिए खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आगे चैप्टर में आएगा, सेपरेट वीडियो में वहाँ पर आपको बना दूंगा।
आज मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बताना था कि हमारा इंडिया पर इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, जो कि हम क्योंकि कॉलोनीज थी। कॉलोनीज का मतलब समझे ना, अगर नहीं समझे तो भाई इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो अब इसको खुद से रिवाइज करना है आपको, इसको अभी तक 5 मिनट के लिए। और इसके जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो भी कुछ पॉइंट्स होंगे ना, शॉर्ट नोट्स, आप सभी जानती हो मेरी वीडियो का फॉर्मेट, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर डाउट्स हो कुछ भी कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में। सत्याग्रह पर जो मेरा टॉपिक है उस पर वीडियो होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर से क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा। बस आप इसको खुद से रिवाइज कर लीजिए। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।